Hello and welcome to the Civil Study Cafe. You're watching the MPPSC Mains Answer Writing Discussion Series with Civil Study Cafe. नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी कैफे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइस, अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 2018 का थर्ड पेपर, और थर्ड पेपर में हम डिस्कस कर चुके हैं 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस, और साथ में हम डिस्कस कर चुके हैं 6 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियोस में आप प्लेलिस्ट में जाके 6 मार्क्स की है ना उसमें सर्च करेंगे तो आप उसमें आपको सारे के सारे वीडियोस सीरीज वाइज आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके गाइस, तो आज हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हरित क्रांति और स्वर्ण क्रांति में भेद कीजिए। ठीक है, यानी कि वो अंतर पूछ रहा है, वो एक तरह से डिफरेंशिएशन कर रहा है दोनों चीज़ों को, कि आप एक तरह से उसमें दोनों में भेद करना है, हरित क्रांति और स्वर्ण क्रांति। देखिए आप इंट्रोडक्शन तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन जैसा कि आपको दिख रहा होगा, दोनों ही क्रांतियों का मुख्य उद्देश्य जो है वो कृषि की पैदावार बढ़ाना है और उनको ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो इस टाइप से आप बता सकते हैं। देखिए और साथ ही साथ में आप देखिए, आपको पता होगा जब हम हरित क्रांति की बात करते हैं तो हरित क्रांति भारत में शुरू क्यों की गई, उसके पीछे मोटिव क्या था। देखिए हरित क्रांति के पीछे काफ़ी सारे मोटिव्स थे। जैसे हम हरित क्रांति के ही बारे में देखिए, इंट्रोडक्शन में तो आप ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। आप 2 से 3 लाइन में आपको इंट्रोडक्शन बनाना है तो आपको ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं मेरे ख्याल से। हाँ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लंबा खींचना चाहते हैं तो आप कुछ और ऐड कर सकते हैं, जैसे आंकड़े, आप कुछ रिपोर्ट्स, कुछ फैक्ट्स, इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ हरित क्रांति। देखिए आपको पता होगा ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, हरित क्रांति 65-66 की बात है, जब कृषि क्षेत्र में कुछ नई तकनीकों की शुरुआत की गई थी, और जो बाद में फिर है ना पूरी दुनिया में उसको हरित क्रांति का नाम दे दिया गया था, है ना। देखिए इसमें सबसे पहले इन तकनीकों का प्रयोग गेहूं की खेती के लिए किया गया था, और बाद में फिर धान की खेती के लिए भी किया जाने लगा था, है ना। और फिर इसमें गेहूं और धान की खेती की उत्पादकता का स्तर लगभग 250% से भी ज़्यादा हो गया था, यानी कि 250% से भी ज़्यादा इसका उत्पादन जो था, इसकी उत्पादकता जो थी वो बढ़ गई थी, है ना। और देखिए हरित क्रांति के पीछे जो बड़ा हाथ था, सबसे बड़ा हाथ था, वो जर्मन कृषि वैज्ञानिक थे, नॉर्मन बोरलॉग करके, है ना, उनका हाथ था। और उन्होंने काफ़ी वर्ल्ड लेवल पर ग्रीन रेवोल्यूशन में उन्होंने काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन किया इसमें। तो खैर वो चीज़ एक अलग, लेकिन हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए इसमें हरित क्रांति में आपको फैक्ट भी दिख रहे होंगे, मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ। बॉडी में हरित क्रांति में जैसे 1965 से 66 में इसको शुरू किया गया था, पॉइंट ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट था इसमें खाद्यान्न में वृद्धि। देखिए खाद्यान्न में वृद्धि, मैंने आपको बताया खाद्यान्न में वृद्धि कितनी हो गई थी। मतलब सबसे पहले तो ये गेहूं की फसल के लिए किया गया था, और उसके बाद फिर धान की खेती के लिए भी इसको किया जाने लगा था। ठीक है, और इसमें जो फसलों का जो उत्पादन था, खाद्यान्न की जो वृद्धि थी वो 250% से भी अधिक हो गई थी। ठीक है, तो काफ़ी एक बड़ी मात्रा में एक फसल का उत्पादन इससे हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, MS स्वामीनाथन। देखिए MS स्वामीनाथन का मतलब, देखिए वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था ग्रीन रेवोल्यूशन में, वो तो था, मैंने आपको बता दिया, जर्मन कृषि वैज्ञानिक जो थे नॉर्मन बोरलॉग, है ना। तो इनका कंट्रीब्यूशन था सबसे बड़ा। लेकिन हाँ, अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका था, तो भारत में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो था हरित क्रांति में वो था MS स्वामीनाथन का। ठीक है, तो ये भी एक ध्यान देने वाली बात है, इसको एज अ फिगर आउट आप कर सकते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं कुछ। देखिए इसमें हुआ क्या था हरित क्रांति में, और क्या किया गया था। देखिए हरित क्रांति में हाइल्ड वैरायटीज ऑफ सीड्स जो थी, यानी कि कहने का मेरा तात्पर्य है जो उन्नत किस्म के बीज थे, है ना, उनका यूज़ किया गया था। उन्नत किस्म के बीजों से हुआ क्या, जब फसलों के लिए उन्नत किस्म के बीजों का यूज़ किया गया तो उससे क्या है, फसलों की जो पैदावार थी, यानी कि खाद्यान्न उत्पादन जो था वो कई % ज़्यादा बढ़ गया था। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, 250% से भी ज़्यादा उसका उत्पादन बढ़ गया था खाद्यान्न में। तो ये एक बड़ा कदम, एक कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाली बात थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, देखिए केमिकल फर्टिलाइजर्स मतलब रासायनिक उर्वरक जो थे,
इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन में रासायनिक उर्वरकों का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया गया। देखिए उसके फिर कहीं ना कहीं बुरे परिणाम भी आज हमारे सामने आ रहे हैं। आपको पता होगा पंजाब हरियाणा का जो रीजन है वहाँ पर जो भूमिगत जल जो है ना, जो ग्राउंड वाटर है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण जो माना जा रहा है ग्राउंड वाटर ख़त्म होने का, वो बताया जा रहा है किसको, ग्रीन रेवोल्यूशन को। ठीक है, क्योंकि जो उर्वरक है, रासायनिक उर्वरक है, उसमें पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है उनके लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, सिंचाई, इरिगेशन। देखिए इरिगेशन सिस्टम को फॉलो किया गया था और इरिगेशन सिस्टम को फॉलो किया इन लोगों ने, लेकिन इरिगेशन सिस्टम को फॉलो तो किया, लेकिन वो पानी कहाँ से आएगा, वो पानी कहाँ से यूज़ किया था, मैंने अभी बताया आपको। वो पानी आया था ग्राउंड वाटर, यानी कि जो ग्राउंड वाटर जो था वहाँ से इन लोगों ने कहीं ना कहीं खेती के लिए पानी का इस्तेमाल करना ज़्यादा ठीक समझा। तो उसके हमारे सामने कुछ विपरीत परिणाम भी अब आ रहे हैं। ठीक है, और क्या था, देखिए खाद्यान्न में वृद्धि हो गई थी बहुत ज़्यादा। और तो ये पॉइंट्स हमने इस प्रकार से मोटे मोटे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। अब हम चलते हैं स्वर्ण क्रांति। देखिए स्वर्ण क्रांति का मतलब क्या है, देखो ये इसको 1990 के दशक में शुरू किया गया था सबसे पहली बात। ठीक है, स्वर्ण क्रांति को, स्वर्ण क्रांति का मतलब क्या था, देखो नंबर 1 तो मैंने आपको बता ही दिया, 1990 के दशक में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है पोषण युक्त आहार वृद्धि। देखिए पोषण युक्त आहार वृद्धि, जैसे कि मान लीजिए आपको खाने में कुछ दिया जा रहा है, जैसे मिड डे मील है। ठीक है, मिड डे मील में जो खाना मिलता है वो कितना पोषण युक्त है कितना नहीं है। जैसे आंगनबाड़ियाँ हैं, वहाँ पर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो खाना मिलता है, जो दलिया मिलता है या फिर जो भी कुछ फूड जो मिलता है, ठीक है, वो कितना पोषण युक्त है या नहीं है, इस तरफ भी ध्यान दिया गया। इस तरफ ध्यान कैसे दिया गया, इस तरफ ध्यान इसलिए दिया गया क्योंकि स्वर्ण क्रांति जो थी, स्वर्ण क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य जो था, वो मुख्य उद्देश्य यही था कि सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो किस चीज़ पर फोकस करना है, वो फोकस करना है पोषण युक्त आहार। और पोषण युक्त आहार पर अगर फोकस करेंगे तो उसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें नॉर्मली है आपको कुछ ऐसी फसलों को उगाना होगा जिनमें कहीं ना कहीं पोषक तत्व और फसलों के कंपैरिजन ज़्यादा होने चाहिए, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ों को भी स्वर्ण क्रांति के माध्यम से थोड़ा सा बल मिला था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बागवानी फसलों पर ध्यान। बागवानी फसलों पर, देखिए बागवानी फसलों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया। बागवानी फसलों का मतलब क्या था, देखिए सब्जी हुई और भी बहुत सारी ऐसी फसलें थी जो जिनसे पोषक तत्व की मात्रा हम खाद्य पदार्थों में अत्यधिक बढ़ा सकें, है ना। तो इस टाइप की फसलों को भी ध्यान में रखा गया था। तो इस प्रकार से ये आप नॉर्मल सा बॉडी पार्ट हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए गाइस ये तो 100 वर्ड्स में है, क्योंकि पुराने पैटर्न पर अभी आपका मेंस होना है, तो पुराने पैटर्न पर तो आप नॉर्मली 100 वर्ड्स में आप आंसर फ्रेम कर सकते हैं। लेकिन सोचिए आगे चल के अब जो न्यू पैटर्न है, ठीक है, उसमें आप मेंस लिखेंगे, न्यू पैटर्न वाला मेंस लिखेंगे, उसमें 100 वर्ड्स वाला आंसर है वो आपका कम से कम 50 से 60 वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया है उन लोगों ने। तो आप 50 से 60 वर्ड में कितना लिख पाएंगे, 1 से 2 लाइन में आप इंट्रो के बारे में लिख पाएंगे, ठीक है, और शायद 2 से 3 लाइन में आप, मुझे लगता है बॉडी पार्ट, फिर 1 लाइन में आप अपना कंक्लूजन फिनिश करेंगे। तो काफ़ी मुझे लगता है, आई थिंक इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको आंसर फ्रेम करना आना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप पुराना मेंस लिख रहे हैं अभी 2019 का, तो उसके लिए आप 100 वर्ड्स में आंसर्स लिखेंगे ही और आपको लिखना ही होगा। सो डोंट माइंड, ठीक है। तो हमारा जो कंटेंट होता है, मैं जो आपको स्लाइड पर दिखता है, वो कंटेंट ही इतना होता है कि आप उसको नॉर्मली 50 से 60 वर्ड में भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और आप 100 वर्ड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी एक्स्ट्रा करता हूँ, है ना। तो इस प्रकार से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ओके गाइस, तो इस प्रकार से हमने इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन के बाद हमने बॉडी पार्ट के बारे में जाना, बॉडी पार्ट क्या है, और फिर बॉडी पार्ट के बाद फिर हमने उसका कंक्लूजन। देखिए कंक्लूजन में आप लिख ही सकते हैं दोनों क्रांतियों के बारे में, है ना। दोनों क्रांतियों का मुख्य उद्देश्य जो था वो मानव का आर्थिक विकास था। चलिए ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आर्थिक विकास, मानव का जो आर्थिक विकास है वो अभी तक हो पाया या नहीं हो पाया। यानी कि जैसे कि कृषि व्यवस्था में, जैसे कि आपने एक रिपोर्ट अभी देखी होगी, है ना, किसान काफ़ी संख्या में जो है वो किसान खेती बाड़ी जो है उसको छोड़ रहे हैं, ना। तो वो कहीं ना कहीं आर्थिक विकास हो पा रहा है, सरकार का कदम जो है वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इस टाइप से आप आंसर्स को थोड़ा सा एवेल्युएट कीजिए, खुद से सेल्फ एवेल्युएट करना सीखिए, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इससे फ़ायदा सीधा सीधा आपको इसलिए ये मिलेगा कि जब आंसर्स आप लिखेंगे मेंस में बैठ के,
तो आपको कोई भी क्वेश्चन आपके सामने होगा उसका आप थोड़ा सा आंसर आप कर पाएंगे, क्योंकि आपने सोचा है काफ़ी, और जब आप आंसर्स क्वेश्चंस के बारे में सोचना शुरू करेंगे तभी आपके माइंड में एक आंसर्स फ्रेम हो पाएगा। ओके गाइस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।